प्रिय दर्शकों, आज हमारी जो चर्चा है वो राहु ग्रह के ऊपर है और बेहद महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि राहु जिस राशि में बैठता है उसका स्वभाव ग्रहण कर लेता है और जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके गुण ले लेता है। ये राहु का मूल स्वभाव है और शनिवत राहु कहा गया। इस शनि के जैसा ही राहु प्रभाव देते हैं, लेकिन राहु जो है वो सर्वाधिक पाप ग्रह है जन्म कुंडली का। शनि के समान राहु प्रभाव दे रहा है, लेकिन फिर भी राहु शनि से भी ज्यादा पाप ग्रह है। ये बात आप भली भांति जानते हैं। अगर आप मेरे दर्शक हैं तो अब तक ये चीजें आपको बिल्कुल याद हो चुकी होगी। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा राहु की ही है, लेकिन अगर उससे पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहूं प्रिय दर्शकों, अगर आप अभी तक बहुत से ज्योतिष के कार्यक्रम की किस राशि में शत्रु ग्रह बन जाता है कोई ग्रह, अगर आप ये नहीं जानते या महादशा के बारे में नहीं जानते, तो मैंने बहुत से कार्यक्रम करके बनाए हुए हैं और उनकी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके उन प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, राहु, आज मैं नक्षत्र से संबंधित प्रभाव आपको बताने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, अगर राहु जन्म कुंडली के अंदर बुध या देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में जाके बैठ जाए, आपको पता है दोनों ग्रहों के तीन तीन नक्षत्र होते हैं और इन राशियों में वे आते हैं। 6 राशियों के अंतर इनके नक्षत्र आएंगे। अगर इनमें गुरु के और बुध के नक्षत्र में जाके राहु बैठ जाए और गुरु ग्रह बलवान हो और बुध भी बलवान हो, साथ में लग्नेश भी बली हो, तो ऐसा जातक बेहद आध्यात्मिक हो जाता है, अंतर ध्यान करने वाला हो जाता है और वो इन चीजों से दूर चला जाता है। भौतिक सुख की चाह उसके जीवन में कम पड़ जाती है। अब इसे समझिएगा प्रिय दर्शकों, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मैंने आपको बताया राहु जिसकी राशि में बैठते हैं, उसका स्वभाव ग्रहण कर लेते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसका गुण ले लेते हैं। अब यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में बैठे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति कुंडली में मजबूत हो, देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में मजबूत होने चाहिए, उसके साथ लग्नेश भी मजबूत होने चाहिए, तो ऐसा जातक आध्यात्मिक दुनिया से बहुत जुड़ जाएगा और आध्यात्मिक गुरु भी बन जाएगा। प्रिय दर्शकों, दूसरा, वही बुध भी मजबूत हो और बुध के नक्षत्र में राहु हो और लग्नेश मजबूत हो, परंतु किसी और ग्रह से दृष्ट ना हो राहु। इन दोनों में सूत्रों में यह बात लागू होगी प्रिय दर्शकों, किसी और ग्रह से दृष्ट नहीं होना चाहिए राहु। तो ऐसा जातक भी आध्यात्मिक हो जाता है और बड़ा श्रेष्ठ अपने जीवन काल के अंदर खूब ऐसा जातक धन भी कमाता है, आध्यात्मिक हो जाता, अंतर ध्यान करने वाला हो जाता है और पहले से ही उसको चीजों का आभास भी शुरू हो जाता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, यहाँ पे एक चीज आप समझिएगा, अगर गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं और गुरु मजबूत है और किसी और ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है राहु के ऊपर और लग्नेश भी मजबूत है जन्म कुंडली के अंदर, तो ऐसा जातक आध्यात्मिक तो होगा, किंतु पहले अपनी सोचेगा। क्या करेगा? पहले अपने बारे में सोचेगा, उसके बाद दूसरों के लिए वो आध्यात्मिक करेगा। लेकिन बुध के नक्षत्र में अपना भी करेगा और दूसरों का भी करेगा, ज्ञान देगा, आध्यात्मिक गुरु हो जाता है। प्रिय दर्शकों, अगर ऐसा जातक शिक्षक बन जाए या किसी शिक्षक बन के शिक्षा देना शुरू कर दे आध्यात्मिक चीज से, तो बड़ा श्रेष्ठ, बहुत आगे पहुंच जाता है। प्रिय दर्शकों, वैसे अगर इस नक्षत्र में बैठे हुए हैं राहु और बुध और गुरु भी मजबूत है, लग्नेश भी मजबूत है, तो भी ऐसा जातक जीवन में सफल होता है, ऊंचाइयां भी छूता है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं भक्ति की भावना हद से ज्यादा होती है। ऐसा जातक धर्म से बहुत लगाव रखने वाला, धर्म से जुड़ा हुआ होता है। वही प्रिय दर्शकों, अब एक उदाहरण से समझिएगा, क्या ये योग है तो जातक परमानेंट आध्यात्मिक हो जाएगा, जीवन में कुछ करेगा ही नहीं? यही मैं अब आपको समझाना चाह रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। जातक सारे सुख देखेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसके मन में जो मैंने आपको बताया वो आध्यात्मिक, उसकी जो प्रवृत्ति होगी वो आध्यात्मिक भक्ति की लाइन उस जातक के अंदर रहेगी, वो अपने धर्म को मानने वाला होगा। वही गुरु के नक्षत्र में
बैठे हुए हैं राहु, लग्नेश भी मजबूत है, गुरु ग्रह भी मजबूत है, वही शुक्र भी मजबूत है। तो क्या होगा प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक आध्यात्मिक लाइन में आएगा जरूर, लेकिन शुक्र के मजबूत होने से उसकी चीजों में देरी हो सकती है। वो पहले भोग करेगा जीवन में, उसके बावजूद वो आध्यात्मिक दुनिया में आएगा। प्रिय दर्शकों, अगर शुक्र आ गया, शुक्र सुख का कारक है, तो ऐसा जातक पहले सुख की ओर भागेगा, सुख की ओर आकर्षित रहेगा। कहीं ना कहीं शुक्र के बली होने से उसके मन में सुख की मात्रा ज्यादा रहने वाली, उसके बाद वो धीरे धीरे, मतलब मैं आपको समझाना चाहूं तो ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी विलंब हो जाएगा, देरी हो जाएगी उसकी चीजों के अंदर। वही प्रिय दर्शकों, अब जो हमारा आखिरी उदाहरण है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि अगर राहु अंश बल में कमजोर हो और ये सारी स्थितियां ऐसी हो, तो क्या जातक आध्यात्मिक बन पाएगा, क्या आध्यात्मिक से जुड़ पाएगा? मैं कहता हूं हाँ, बिल्कुल। और लगन डिग्री से मजबूत हो, राहु बली अवस्था में हो, तो ऐसा जातक शीघ्र हो जाएगा। बचपन से ही, बाल्यकाल से ही उसका मन इस लाइन में लगना शुरू हो जाता है प्रिय दर्शकों। और वहीं राहु कमजोर है तो चीजों में विलंब और देरी होना शुरू हो जाती है। कई बार जीवन में आपने देखा होगा, व्यक्ति शुरुआत से ही भौतिक सुखों से दूर रहता है, आध्यात्मिक दुनिया की ओर चलता है। ये बहुत कम लोगों में आपको देखने को मिलता है। वो इसी कारण, क्योंकि राहु मजबूत हर किसी की कुंडली में नहीं, वही राहु के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, गुरु ग्रह मजबूत होना चाहिए और बुध भी मजबूत होना चाहिए। अगर ये जो मैंने आपको बताया इनके नक्षत्रों में है, तो जातक बचपन काल से ही आध्यात्मिक दुनिया की ओर बढ़ चलता है। यही है प्रिय दर्शकों। वरना आपने देखा होगा, पहले जातक क्या करता है, अपने जीवन में सुख भोगता है, भौतिक सुखों का सेवन करता है, अपनी जिंदगी में खूब आनंद उठाता है, खूब मौज मस्ती करता है। उसके बाद वो आध्यात्मिक की लाइन में आता है, अंतर ध्यान में पड़ता है, अपने बारे में जानता है, चीजों को जानता है, ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करता है और मोक्ष की राह पे चलता है। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं ये विषय जानने योग्य था आपके लिए और आप जानकर अति प्रसन्न भी हुए होंगे। क्योंकि अगर आपको मोक्ष चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं जीवन में कुछ अच्छा करूं, तो आपको आध्यात्मिक तो होना पड़ेगा प्रिय दर्शकों। आशा करता हूं कार्यक्रम आनंद देने वाला रहा है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। नमस्कार।